गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 6 के पहला चैप्टर, जो आपको सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी, उसका जो है पहला चैप्टर में आपको सौरमंडल एवं पृथ्वी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन जो किताब में दिया हुआ है उसको पढ़ाते हुए समझाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। हम छोटे यूट्यूबर्स भले हो सकते हैं, लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे वो किताब में हूबहू जो आपको किताब में दिया हुआ है वही चीज़ हम आपको बताएंगे। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी आपको भूगोल, इतिहास, नागरिक, राजनीतिक शास्त्र, साइंस के जो किताब है उसको हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से साथ ही आपको बताते हुए हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप हमारे मुहिम से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, हम पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सूर्यमंडल में पृथ्वी यानी सौरमंडल में पृथ्वी। हम पूरे बुक का जो है कवर कराएंगे, वो भी सीरियल वे में। तो आप लोग जो है ज़रूर जुड़िए। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है और आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही हमको दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या हो भर जाता है और भरा हुआ भी है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। क्या होते हैं कि कुछ जो है आपको चमकीले मिलेंगे और कुछ आपको धुंधले मिलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे क्या हैं, जरे हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते भी आपको प्रतीत होते रहेंगे, लेकिन अगर कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कहता है कि इन चमकती वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन जो है चंद्रमा को भी देखते ही होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में आपको दिखती रहती है और अलग अलग स्थितियां भी दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी आप पूरे चंद्रमा को क्या कर सकते हैं कि एक महीना में सिर्फ एक बार आप देख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, पूरे चंद्रमा को यानी पूरे चंद्रमा जिसको बोलते हैं उसको आप एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन पूरे चंद्रमा हो जाती है उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। फिर 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होता है। यह क्या होता है, नए चंद्रमा की रात्रि हो जाता है, वह छोटा हो जाता है यानी अंधकारमय हो जाता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं को हम दिन में क्या होता है नहीं देख पाते हैं। यानी सूरज की इतनी रोशनी होती है कि जो रात को चमकने वाली जो वस्तुएं हैं उसको हम क्या करते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। कहता है कि सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो क्वेश्चन हो गया कि खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, तो सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है सारे के सारे खगोलीय पिंड हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। याद रखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होंगे, साथ ही वो क्या होंगे तो आपको गर्म भी होंगे। ये गैसों से बने हुए होते हैं एवं इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश भी होते हैं। इनके पास क्या होती है, अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।
सूरज भी एक प्रकार का तारा है। तो तारा किसे कहेंगे, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले एवं गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा एवं जो है प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है, एक तारा है। तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, उन्हें ग्रह मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि सप्त ऋषि एवं ध्रुव तारा। जब आप उत्तर के दिशा में देखते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 संकेतक एक तारा होते हैं, जो इसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है। और जब आप उत्तर के दिशा में घूमते हैं तो 2 तारे आपको एक सिद्ध में दिखाई देंगे, और उसी तारों के सामने उत्तर की तरफ एक बहुत दूर स्थित एक और तारा दिखाई देगा, जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। जब आप उत्तर की दिशा में ऊपर करके देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक छोटे छोटे 3 तारे दिखाई देंगे। उसी के आसपास एक और तारा होगा जिसे ध्रुव तारा कहेंगे, और ये तब आपको दिखाई देगा जब आप उत्तर की ओर मुँह करके देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और इसे क्या कहते हैं। चलिए, कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूरज के समान ही आपको दिखेंगे, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि रात में जो तारे चमकते हैं वह बहुत सारे अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जितना बड़ा आपको सूर्य दिखता है उतना बड़ा बहुत सारे ऐसे तारे हैं, लेकिन वह क्या है कि बहुत अधिक दूर अवस्थित होने के कारण उसकी जो ऊष्मा है और जो प्रकाश है उसका हम लोग क्या करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। वे एक अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। सही बात है, अगर कोई चीज़ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कोई चीज़, बड़ी चीज़ें भी हमको छोटी ही दिखाई पड़ती है। जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर अगर कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वह हमको कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप जब विभिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियाँ होती है उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसे अर्सा या इसी प्रकार जो है अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। एक हो गया सप्तऋषि, जो हम आपको बताएं, जिसे सप्त मिस होता है 7 और ऋषि मिस होता है संत। यह 7 तारों का एक समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे, सप्तऋषि कहेंगे, जो कि आप नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अभी हमने आप लोगों को 1.1 में ये इस चित्र में आपको दिखाएं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को क्या करे, दिखाएं। अब हम लोग चलेंगे प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बतलाता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा कहते हैं। जो उत्तरी तारा है सबसे उत्तर में, वह आपको उत्तर में दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे आपको दिखाई देगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि सप्तऋषि का जो दो तारा है उसके बीचों बीच जो 3 तारा दिखाई देगा, उसके बाद जो तारा दिखाई देगा वही आपको ध्रुव तारा हो जाएगा। तो चित्र आप 1.1 में आप देख सकेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाएंगे तो उसे आगे और बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। ठीक है,
आप उस फिगर को एक बार फिर से पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा जो है नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जितने सारे तारे हैं उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। तो ऐसे ऐसे ग्रह पिंड को क्या बोला जाता है? तो ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आया कि ग्रह किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे क्या करते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई यानी प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, और सूर्य क्या है? एक तारा है। और हम बताए हैं अभी कि जो भी बहुत सारे तारे के पास अपना ऊष्मा और जो है प्रकाश है, और सूर्य पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो पृथ्वी को कौन आपको जो है ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है? तो सूर्य के माध्यम से मिल रहा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। और बाद बाकी जो तारे हैं वो सूर्य के बराबर ही आकार है, लेकिन वह बहुत दूरी पे अवस्थित है, इसलिए हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। अब कहते हैं कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, कि यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए भी प्रतीत होती है। चलिए, ये आपको हो गया एक ग्रहों का चित्र, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किताब में क्या सब दिया हुआ है। जो पहला है कि क्या आप जानते हैं, इसे हम कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल था, सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल कहा जाता था। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। अगर सौर की बात करेंगे तो यह किससे संबंधित है? तो यह सूर्य से संबंधित है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। कहा जाता है सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखेंगे। तो आप लोग जो है सौर शब्दों का प्रयोग करते हुए और शब्दों को लिखेंगे, ये हो गया सौर मंडल। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक पर उपग्रह है। जो आसमान में आपको चंद्रमा दिख रहा है वो क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य और ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना एक चंद्रमा भी है। चलिए, अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल किसे कहेंगे? तो सूर्य, 8 ग्रह, जितने उपग्रह हैं और कुछ खगोलीय पिंड को मिला देंगे, जैसे क्षुद्र ग्रह सब जो भी हैं एवं उल्का पिंड को अगर हम मिला देंगे तो सभी मिलके सौर मंडल हो गया। और सौर मंडल का मतलब हो गया सौर परिवार, और जिसका मुखिया होता है सूर्य। ठीक है, क्योंकि यही सभी को ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। अब हम सूर्य की चर्चा करेंगे, फिर बारी बारी से ग्रह की भी चर्चा करेंगे। कहता है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से भी बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जितने सौर मंडल में जो भी चीज़ें हैं, ऊष्मा एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो आपको सूर्य है।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह का। देखिए, इसमें एक और चीज़ आ गया, शब्द की उत्पत्ति, इसको नहीं छोड़ना है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ज्योग्राफी, एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। ज्योग्राफी का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का विवरण, यानी ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिला हुआ एक हो गया। जीई शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संदर्भ में और अधिक जानें। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे जीईओ, जियो हो गया, इधर हो गया लॉजी, तो जियोलॉजी हो गया पृथ्वी का अध्ययन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। VVI। जियोमेट्री, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। अगर जियोइड कह देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्रह देखेंगे। कह रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आसान तरीका, आप जो है बुधवार से स्टार्ट कीजिए। बुध से स्टार्ट करना है आपको। एक दिन छोड़ एक दिन वाला जो दिन आता है, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्र आ गया, शनि, रवि, आपको रवि के जगह पृथ्वी याद रखना है, रवि के जगह पृथ्वी याद रखना है। सोम के बाद मंगल, मंगल बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र के बाद शनि। यानी देखिए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। याद करने का सबसे आसान तरीका है, बुध से आप स्टार्ट करेंगे, बुध से आपको स्टार्ट करना, एक दिन छोड़ एक दिन जो है आपको जो दिन लेना है, और पृथ्वी के जगह आपको याद रखना है रवि। इसके बाद सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का सबसे आसान तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसको जो है आप लोग जो है एक बार, जो भी बच्चे जानते हो, सारे का नाम इंग्लिश में कमेंट करिए, देखते हैं कि कौन जो है सही सही कमेंट करते हैं। ठीक है, ये काम आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए। कहते हैं कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सही बात है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। कहने का मतलब है कक्षा किसे कहेंगे? तो जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ है तो सब इसको अपना स्थान पे क्या कर रहे हैं? चक्र लगाते हैं, तो इसे ही हम लोग कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, एकदम सही है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 88 दिन लगता है। अगर सूर्य यहाँ है और बुध यहाँ है तो ये अपनी कक्षा में जब सूर्य के चारों ओर जाते हैं तो इसे पूरा करने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या है? पृथ्वी के समान ही है। चलिए, यहाँ पे साइड में एक चीज़ दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप लोग जानिए।
कह रहे हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मिशन जो है आज अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे, पृथ्वी पे, सूर्य के आसपास जाते हैं और उसका जो है निरीक्षण करते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे, ये तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। कहता है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। कुछ समय तक पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो यह एक प्रकार के बोने ग्रह कहे जाने लगा। इसका भी एक कारण है कि प्लूटो जो ग्रह है वह जो है अपने कक्ष में घूमते नहीं थे, वो इधर उधर हो जाते थे, इसलिए जो है वो कहीं भी पलट जाते थे, इसलिए उसको जो है ग्रह की अथी से हटा दिया गया श्रेणी से। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बहुत ही भीविय है। चलिए अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है आपको तीसरा ग्रह है, क्योंकि बुध के बाद शुक्र शनि आ गया, शनि के बाद आपको शुक्र आ गया, शुक्र के बाद आपको रवि यानी पृथ्वी आ गया। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो देखिए ये पृथ्वी के समान आकार है, तो ये पृथ्वी ही है। कहता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी भी है। यहाँ पानी भी है, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे एक अद्भुत ग्रह है। अब जो है अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि पृथ्वी पे जो है 70, 71, 72, 73% जो पानी है, 1/2, 2/3, 3 भाग में 2 भाग पानी है। इसके कारण यह जो है आपको पीला दिखाई देता है, अति नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पीला नहीं, नीला दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे फिर देखते हैं, एक रोचक तत्व की बात करते हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, आप लोग नाम सुने होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी में 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखें। और मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ये आप लोगों के लिए कमेंट में है, क्योंकि जो काम आप लोगों के लिए दिया गया वो काम आपको ही करना है। हमारा काम है पढ़ाना। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, यानी पृथ्वी जितना है उसका व्यास जो है 1/4 भाग है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं और मानव निर्मित उपग्रह क्या है। तो यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह कौन हो गया? एक कृत्रिम पिंड है।
यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए उपयोग में किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय इनसेट, आईआरएस, एडुसेट इत्यादि है। इनसेट मौसम, एडुसेट एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना हो गया और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना हो गया। ये हो गया आपको मानव निर्मित उपग्रह। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया कि जीव एवं पौधे को जीवित रहने के तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेते हैं। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब है, एक बार हम लोग और इसको देखेंगे कि जो तारे हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं के अलावा बहुत सारे असंख्य पिंड, छोटे पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, लेकिन जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसलिए उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो यानी ग्रह से टूटकर अगर कोई चीज़ विस्फोटक होके अगर अलग हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उल्का पिंड क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह बहुत ही गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। फलस्वरूप एक चमकदार प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पे गड्ढा बन जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि आसमान पे से कोई चीज़ गिर गया और कहीं पे गिरा तो वहाँ गड्ढा हो गया। लेकिन क्या होता है, जो उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जब ऊपर से गिरने लगते हैं और वायु के साथ घर्षण होते हैं तो गर्म होकर क्या होता है, वो जलता है। जैसे ही जलता है तो वो एक प्रकाश उत्पन्न करता है और कभी कभी वो नीचे भी गिर जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई चीज़ यहाँ पे गिर रहा है और प्रकाश होते जा रहा है। तो वही उल्कापिंड जब नीचे आती है तो वायु के घर्षण के साथ क्या होता है, जल जाता है और वो प्रकाश उत्पन्न करता है। यह पट्टी आपको आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। नहीं, ये वाला दूसरा है, वो तो इसमें नहीं है शायद। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको आकाश गंगा है, जो उस पार से उस पार कभी देखिएगा आपको लाइनिंग बना हुआ रहेगा, आसमान खुले अति साफ आसमान में आपको देखने को मिलेगा। यह जो पट्टी होती है एक लाखों तारों का एक जगह, अगर लाखों तारे जिस दिन आपको एक जगह आ जाएगा तो सभी जब अपना प्रकाश देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, तो इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। अब कहते हैं कि हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, यानी आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था।
आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपकी पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपको सौरमंडल, ये हो गया आकाशगंगा और ये हो गया आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा का एक भाग है और वह आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है, तो हमारा स्थान एक पृथ्वी पर है। चलिए ये जो है आपको अभ्यास क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज के सेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, 1 और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हो सके तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।